Welcome back. Now let's talk about time of supply. See, time of supply, there are two basic provisions. एक तो है section 12 which deals with time of supply for goods and दूसरा है section 13 which deals with time of supply for services. And then whenever it's from the angle of the supplier, there is section 31 which determines time limit to issue invoice. So we read section 12 read with section 31 to determine time of supply for goods, and for 13 with 31 we find out time of supply for services. अब गुड्स के केस में पहला केस है फॉरवर्ड चार्ज. तो whenever it's a case of forward charge we see it from the angle of supplier. Forward charge में it is invoice date or removal date, whichever is earlier. If the supply involves movement, if the supply does not involve movement, तो removal के बदले हम लोग यूज करते हैं date of making available. एक चीज याद रखना, date of payment is not used as time of supply for goods forward charge, but कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए हम डेट ऑफ पेमेंट यूज करते हैं. स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के लिए भी हम लोग डेट ऑफ पेमेंट यूज करते हैं, बिकॉज ये दोनों में ना देर इज नो इशू विथ रिगार्ड टू जीएसटी रेट. कॉम्पोजिशन में एक रेट फिक्स्ड है, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में भी रेट फिक्स्ड है. तो जब एडवांस मिल रहा है तभी के तभी जीएसटी पे करना है. सर टाइम ऑफ सप्लाई के दिन जीएसटी पे करते क्या? नहीं. टाइम ऑफ सप्लाई अगर आता है 15 Feb, तो हम लोग टैक्सेस पे करते हैं बाय 20th March. तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या चीज़ में हेल्प करता है? टू डिटरमाइन बाय व्हेन यू हैव टू पे द टैक्सेस. तो अगर किसी ट्रांजैक्शन का टाइम ऑफ सप्लाई 15th Feb आया तो वो फेब के कैलकुलेशन में आएगा और उसका टैक्स आपको पे करना है बाय 20th of नेक्स्ट मंथ, दैट इज 20th March फॉर 15th Feb. अब फॉरवर्ड चार्ज तो हो गया. रिवर्स चार्ज में 31st day from the date of invoice or payment or receipt of goods, whichever is earlier is the time of supply. ये हो गया RCM. RCM is from the angle of the recipient. फिर आता है continuous supply of goods. Continuous supply of goods में invoice और payment और statement, successive statement issue होते हैं. अगर continuous supply of goods है तो पेमेंट डेट, स्टेटमेंट डेट और इनवॉइस. कभी कभी खाली इनवॉइस का इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है तो यू कंपेयर डेट ऑफ पेमेंट एंड डेट ऑफ इनवॉइस. कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स में ना ये चीज़ का वरी नहीं होता है कि क्या रेट लगेगा, बिकॉज दैट सेम गुड्स इज बीइंग सप्लाइड ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस. इसीलिए डेट ऑफ पेमेंट कंसिडर होता है फॉर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स. सो केयरफुल, कंटिन्यूअस सप्लाई में डेट ऑफ पेमेंट कंसिडर हो रहा है, आरसीएम में भी डेट ऑफ पेमेंट कंसिडर हो रहा है, कॉम्पोजिशन में भी और स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में. बाकी सब केसेस फॉरवर्ड चार्ज के एडवांस मिलने के दिन आपको जीएसटी पे नहीं करना है गुड्स इंडस्ट्री में. सर्विसेज में तो हर जगह डेट ऑफ पेमेंट यूज्ड है, बट यहाँ गुड्स इंडस्ट्री में आपको एडवांस मिलने के दिन नहीं पे करना है. इसका ये मतलब नहीं है कि एडवांस पे जीएसटी नहीं लगता है, एडवांस पे जीएसटी लगता है, but the time of supply will be based on invoice or removal. Last case आता है sale on approval basis. So sale on approval basis पे क्या आप removal date use कर सकते हो? नहीं. तो you use invoice, acceptance or 6 months from the date of removal, and then again whichever is earlier. यहाँ भी आपको date of payment नहीं मिलेगा, because goods forward charge में composition और स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम छोड़कर कहीं भी डेट ऑफ पेमेंट कंसिडर नहीं होता है. देन कमिंग टू सर्विसेज सेक्शन 13. फॉरवर्ड चार्ज तो आपको पक्का याद होगा. इफ द इनवॉइस इज इशूड विद इन 30 days फ्रॉम प्रोविजन ऑफ सर्विस और कंप्लीशन ऑफ सर्विस तो इनवॉइस और पेमेंट. अगर 30 days में इशू नहीं किया तो कंप्लीशन, दैट इज प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर. आरसीएम में इट इज 61st day फ्रॉम इनवॉइस और पेमेंट डेट, विच एवर इज अर्लियर. कंटिन्यूअस सप्लाई में दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है. द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी फॉर मोर देन 3 months
एंड देयर शुड बी पीरियोडिकल पेमेंट। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो इट बिकम्स अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, और DOI इनवॉइस पेमेंट और ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस। नाउ ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस, 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। पहला, जहां पेमेंट डेट इज एसर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। इफ द पेमेंट डेट इज एसर्टेनेबल ना, तो जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है दैट डेट मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी रिगार्डेड एज ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस। एक एग्जांपल देता हूं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आराम से ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे, मोर देन 3 months, पीरियोडिकल पेमेंट। अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में से सपोज कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड कि एवरी 5th यू हैव टू पे 2 लाख रुपीज, तो 5th इज द डेट मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। अब इनवॉइस मैंने इशू किया 6th को और पेमेंट मिला 7th को, व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई? द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 5th, that is date mentioned in the contract. तो what government is doing is, आपने जो contract enter किया है ना, government is picking up a date from that and using it against us for time of supply. That is the use of this particular provision. Payment date अगर ascertainable नहीं है तो directly date of payment लेते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो गवर्नमेंट क्या यूज़ करेगा? तो डेट ऑफ पेमेंट लिखा हुआ है। अब अगर कंपेयर करोगे ना, ये इनवॉइस पेमेंट एंड पेमेंट, इनवॉइस पेमेंट को कंपेयर करोगे तो सर्विसेज फॉरवर्ड चार्ज मिल जाएगा। क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी डेट नहीं लिखा हुआ है देन इन दैट केस कैसे डिटरमाइन करोगे? दैट्स वाई गवर्नमेंट ने कहा है डेट ऑफ पेमेंट। इफ पेमेंट डेट इज बेस्ड ऑन कंप्लीशन, फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट होगा तब इतने पैसे मिलेंगे, सेकंड फ्लोर कंप्लीट होगा इतने पैसे मिलेंगे। अगर वैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जिस दिन वो फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हुआ उससे कंपेयर करना इनवॉइस और पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। फिर अगर ये सब में से कुछ भी नहीं मिल रहा है तो यूज एंट्री इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट। फॉरवर्ड में भी यही यूज करते हैं, RCM में भी यही यूज़ करते हैं। खाली गुड्स फॉरवर्ड चार्ज में ये लाइन नहीं है, बाकी गुड्स रिवर्स चार्ज में ये लाइन है, सर्विसेज फॉरवर्ड चार्ज में लाइन है, सर्विसेज रिवर्स चार्ज में लाइन है, और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में भी है कि अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो यूज़ एंट्री इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट। सर अगर ये भी नहीं है तो एनी अदर केस है। अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो ड्यू डेट फॉर GST रिटर्न फॉर दैट पीरियड, अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ GST। वाउचर्स दो तरह के, आइडेंटिफाइबल, नॉन आइडेंटिफाइबल। आइडेंटिफाइबल क्या होते हैं सर? आइडेंटिफाइबल ना, यू कैन परचेज अ पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम दैट, देन इट बिकम्स अ आइडेंटिफाइबल वाउचर। जैसे कि आपने वाउचर खरीदा फुटवेयर के लिए, सो दैट्स अ पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस। आपने वाउचर लिया कोचिंग क्लास के लिए, पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस, तो वो आइडेंटिफाइबल वाउचर हो गया। आपको आज ही पता है क्या खरीदने वाले हो। नॉन आइडेंटिफाइबल वाउचर्स यू कैन यूज फॉर अ वेराइटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, लाइक Amazon गिफ्ट कार्ड। आप वॉच खरीद सकते हो, ट्राउजर ले सकते हो, शर्ट ले सकते हो, जैकेट ले सकते हो। यू कैन परचेज अ वेराइटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड हेंस इट्स अ नॉन आइडेंटिफाइबल वाउचर। अब क्वेश्चन है टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? आइडेंटिफाइबल वाउचर के लिए डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, जो पहली बार इशू कर रहा है ना वो वाला, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर जिस दिन इशू किया दैट विल बी रिगार्डेड एज टाइम ऑफ सप्लाई। नॉन आइडेंटिफाइबल वाउचर में डेट ऑफ रिडेम्पशन, जिस दिन वाउचर को रिडीम करोगे दैट विल बी रिगार्डेड एज टाइम ऑफ सप्लाई, बिकॉज वाउचर रिडेम्पशन डेट इज कंसिडर्ड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों वाउचर रिडेम्पशन डेट कंसिडर किया? क्योंकि जब खरीदा था पता ही नहीं था कि क्या परचेस करोगे, रिडेम्पशन करोगे तभी पता चलेगा कि क्या खरीद रहे हो। इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और एनी एडिशन टू द वैल्यू, अगर कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है तो गवर्नमेंट इज लाइक जिस दिन वो इंटरेस्ट, फी, पेनल्टी या एडिशन एंड वैल्यू रिसीव हो रहा है ना, दैट डे
will be considered. तो ध्यान में रखना, अगर मेन सप्लाई टैक्सेबल है तो इंटरेस्ट ऑन दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल, और इस इंटरेस्ट का टाइम ऑफ सप्लाई अलग होगा, मेन सप्लाई का टैक्सेबिलिटी अलग होगा. मेन सप्लाई का टाइम ऑफ सप्लाई तो गुड्स या सर्विस के बेसिस पे, इंटरेस्ट का व्हेन सच इंटरेस्ट इज रिसीव्ड. पर अगर मेन सप्लाई एग्जेम्प्ट है तो इंटरेस्ट पे जीएसटी नहीं लगेगा. से सपोज आई एम सेलिंग अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, सामने वाले ने पे नहीं किया, मैंने इंटरेस्ट चार्ज किया, क्या इंटरेस्ट पे जीएसटी लगेगा? नहीं, क्योंकि अल्कोहल पे नहीं लगता है तो इंटरेस्ट पे भी नहीं लगेगा. बट अगर मैं डिजिटल पेन बेच रहा हूँ जिस पे 18% जीएसटी लगता है और सामने वाले ने टाइम पे नहीं किया, मैंने इंटरेस्ट चार्ज किया, क्या उस इंटरेस्ट पे जीएसटी लगेगा? हाँ, जो मेन पेन का है उसी पे जीएसटी लग जाएगा. ठीक है. फिर एक टॉपिक आता है सर्विसेज में एसोसिएटेड एंटरप्राइज. एसोसिएटेड एंटरप्राइज इज डिफाइंड इन इनकम टैक्स एक्ट 1961. सेक्शन 92A डील्स विथ associated enterprise. So associated enterprise, the time of supply will be entry in the books of recipient, that is debit in the books of recipient or payment, whichever is earlier. क्योंकि हो सकता है कि आपने इनवॉइस इशू ही नहीं किया, इनवॉइस इशू ही नहीं किया तो 61st डे कहाँ से कैलकुलेट करोगे? इसीलिए गवर्नमेंट हैज सेड दिस विल बी यूज्ड एज टाइम ऑफ सप्लाई. लेट्स नाउ summarize this entire टाइम ऑफ सप्लाई. अब ध्यान से देखिए, टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स 3 केस, फॉरवर्ड, रिवर्स, कंटिन्यूस सप्लाई. फॉरवर्ड में इनवॉइस और रिमूवल स्लैश मेकिंग अवेलेबल, विच एवर इज अर्लियर. रिवर्स 31st डे फ्रॉम इनवॉइस और पेमेंट और रिसीट ऑफ गुड्स. कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स में इनवॉइस और स्टेटमेंट और पेमेंट एज द केस में बी. सेल ऑन अप्रूवल, एक्सेप्टेंस 6 months फ्रॉम रिमूवल और इनवॉइस डेट. कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, इनवॉइस, पेमेंट और ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस. ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस कैन बी ऑफ 3 types. पेमेंट डेट ascertainable, date mentioned in the contract. Payment date not ascertainable, date of payment. Payment date is based on completion of each event. फॉरवर्ड चार्ज सर्विसेज अगर 30 days में इशू किया है तो इनवॉइस और पेमेंट, 30 days के बाद इशू किया है तो कंप्लीशन और पेमेंट. और ये तो याद ही होगा, 30 days इज रिप्लेस्ड बाय 45 days फॉर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी. और पार्ट पेमेंट जब भी होता है मल्टीपल टाइम ऑफ सप्लाई होते हैं. और अगर एक्सेस पेमेंट मिला है अप टू ₹1000 ओवर एंड अबव द इनवॉइस, तो सप्लायर के पास चॉइस है, इंस्टेड ऑफ पेइंग टैक्स बेस्ड ऑन दैट, एडवांस वो जो चिल्लर अमाउंट मिला है अप टू ₹1000 उसके हिसाब से पे कर दो, या नेक्स्ट इनवॉइस डेट जब वो एडजस्ट होगा, एंड दिस इज एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर. देन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तो हम लोग को पता ही है, 61st डे फ्रॉम इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट. एसोसिएटेड एंटरप्राइज में एंट्री इन बुक्स ऑफ रेसिपिएंट और डेट ऑफ पेमेंट. एनी अदर केस, रजिस्टर्ड पर्सन है तो ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न, अनरजिस्टर्ड है तो जिस दिन जीएसटी पे किया है. वाउचर आइडेंटिफाइबल, डेट ऑफ इशू, नॉन आइडेंटिफाइबल, डेट ऑफ रिडेम्पशन. इंटरेस्ट when such interest is received by the supplier. So this was a summary of time of supply.